हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। आयनिक बॉन्ड में ही नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लेटिस एंथैल्पी क्या होती है क्या नहीं होती है पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया। बॉर्न-हेबर साइकिल जो कि हेस लॉ पे डिपेंड करता है जिससे हम लेटिस एंथैल्पी की कैलकुलेशन करते हैं। मीन्स यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन ऑफ लेटिस एंथैल्पी by Born-Haber cycle। Born-Haber cycle से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। Born-Haber cycle डिपेंड्स अपॉन हेस लॉ। हेस लॉ पे डिपेंड करती है। हेस लॉ क्या है वो बताता हूँ आपको कि सपोज करो ए से बी में कन्वर्जन है और इसके लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू डेल्टा एच है। ये एक पाथ हो गया जिससे हम कन्वर्जन करते हैं जिसमें एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज कितना है, डेल्टा एच। एक दूसरा पाथ है कि ए को पहले हमने सी में कन्वर्ट किया और सी को हमने बी में कन्वर्ट किया। तो ए का सी में कन्वर्जन सपोज करो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच वन है और सी का बी में कन्वर्जन एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच टू है। या फिर ये सेकेंड पाथ हो गया, ये फर्स्ट पाथ है, ये कंप्लीटली मैंने कौन सा पाथ लिया, सेकेंड, ए का बी में कन्वर्जन का। थर्ड पाथ हम यूज करते हैं कि ए को पहले हमने डी में कन्वर्ट किया, डी को हमने ई में कन्वर्ट किया, ई को हमने बी में कन्वर्ट किया। ये थर्ड पाथ यूज किया हमने बी में कन्वर्जन का। इसके लिए डेल्टा H3, इसके लिए डेल्टा H4 और इसके लिए डेल्टा H5 है एंथैल्पी चेंज। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ कि पाथ चाहे जो भी हो, एंथैल्पी का चेंज सभी पाथ के लिए सेम होता है। मींस हेस का जो लॉ था वो समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज था कि सभी पाथ के लिए समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज आर इक्वल। Means sum of enthalpy change for all paths are equal। किस में कन्वर्जन का, ए में बी में कन्वर्जन। एक पाथ ये लिया, एक पाथ ये लिया बी में कन्वर्जन का, एक पाथ ये लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि डेल्टा एच जो फर्स्ट पाथ की एंथैल्पी चेंज थी वो सेकेंड पाथ की एंथैल्पी चेंज के सम के इक्वल और वही थर्ड पाथ की एंथैल्पी चेंज के सम के इक्वल। डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू अगर 100 थी, इसकी वैल्यू 40 तो इसकी 60 होगी, दोनों का सम 100 होगा। इसकी वैल्यू सपोज करो 35 है, इसकी 15 है तो इसकी 50 होगी। 35 प्लस 15 50 प्लस 50 100। यानी तीनों पाथ्स के लिए एंथैल्पी का चेंज का जो सम आता है वो इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू हेस लॉ और इसी पे डिपेंड करता है बॉर्न-हेबर साइकिल। इसके लिए मैं सबसे पहले ले रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl की फॉर्मेशन। सोडियम जो होता है वो सॉलिड होता है, प्लस में हाफ हमने Cl2 ले रखा है, यहाँ पे वो गैसेस होती है रूम टेम्परेचर पे, और दोनों की रिएक्शन से हमने NaCl सॉलिड बना लिया, दोनों की रिएक्शन से। तो यहाँ पे एक एंथैल्पी का चेंज आएगा डेल्टा एच, एंथैल्पी का एक चेंज आएगा विच इज डेल्टा एच। सोडियम को दूसरा पाथ, एक पाथ तो ये होगा जिसमें एंथैल्पी का चेंज प्लस आ रहा है कि माइनस, मैंने अभी बताया माइनस होगा तो NaCl बन जाएगा आयनिक क्रिस्टल, यानी इसकी वैल्यू कैसे आनी चाहिए, नेगेटिव, तब ऐसा होगा। लेकिन हमने सोडियम को पहले सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया, एक मोल चल रहा है, 1 मोल है, ये हाफ मोल है, ये 1 मोल है, इसको हमने 1 मोल गैस में कन्वर्ट किया। इसी टाइप से क्लोरीन को जो कि Cl2 थी, इस टाइप से थी Cl एंड Cl, इसके बॉन्ड को ब्रेक किया हमने और ब्रेक करने के बाद Cl में उसको कन्वर्ट किया, यानी Cl एंड Cl को हमने 2Cl में कन्वर्ट कर लिया। इस टाइप की प्रोसेस है। तो Cl एंड Cl को 2Cl में करना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन इट इज Cl गैस, कंप्लीटली कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज यूज होगा। सॉलिड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड को हमने डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक एंथैल्पी यूज कर दी हमने विच इज सब्लिमेशन एंथैल्पी। जिसको मैं एस से नोट कर रहा हूं, और ये सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्लिमेशन एंथैल्पी जो यूज हुई विच इज एंडोथर्मिक, क्योंकि हम किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सॉलिड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो हीट रिक्वायर्ड होगी, इसलिए प्रोसेस कैसे होगी, एंडोथर्मिक। इसी टाइप से जब इसको हमने इसमें ब्रेक किया Cl2 को Cl में,
तो एक एनर्जी रिक्वायर्ड थी, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस थी, और विच इज डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और डिसोसिएशन एनर्जी से ही हम बॉन्ड को डिसोसिएट कर पाए, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ पे भी कौन सी एनर्जी यूज कर ली हमने, डिसोसिएशन एनर्जी, ये यूज कर ली। अब डिसोसिएशन एनर्जी कैसी है, एंडोथर्मिक है, मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट किया हमने, और एंडोथर्मिक है तो इसको हम प्लस से नोट करेंगे। और डी एक मोल के लिए, सब एक मोल के लिए चल रहा है, एक मोल के लिए एस हो गया, एक मोल के लिए डी है, तो हाफ मोल के लिए डी/2 होगी। हाफ मोल के लिए कितनी यूज होगी, डी/2। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ली हमने कि सोडियम को, जो कि गैसियस एटम था, इसको हमने गैसियस आयन में कन्वर्ट कर दिया, Na+ में। कौन सा आयन में कन्वर्ट कर दिया, Na+ में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ। अब गैसियस एटम को जब गैसियस आयन में कन्वर्ट करते हैं हम, तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है विच इज आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि यहाँ पे एक हीट रिक्वायर्ड हुई, कौन सी हीट, आयोनाइजेशन एनर्जी, एंडोथर्मिक थी। ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक होगी, जिसको हमने +IE से नोट कर दिया सोडियम के लिए। यहाँ पे सोडियम के लिए, ये भी सोडियम के लिए, ये किसके लिए, क्लोरीन के लिए चल रहा है। Cl गैस है, इस Cl गैस ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया एंड इट कन्वर्ट इनटू Cl- गैसेस। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी रिलीज हुई, गैसेस एटम को गैसेस आयन में कन्वर्ट किया हमने इलेक्ट्रॉन से, तो एनर्जी जो रिलीज हुई विच इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कौन सी एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, तो इसकी वैल्यू -EA दे दी हमने, वो भी क्लोरीन के लिए। अब हमने क्या किया कि आइसोलेटेड गैसेस आयन थे, Na+ और Cl-, इन दोनों को हमने जोड़ा, और जोड़ने के बाद NaCl में कन्वर्ट कर दिया। जोड़ने के बाद किस में कन्वर्ट कर दिया, NaCl। तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि गैसेस आयंस को जब मिला के हम 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाते हैं, तो एक एनर्जी रिलीज होती है विच इज लैटिस एंथैल्पी। एक्सोथर्मिक है, -U से इसको हमने नोट किया। ये कंप्लीट जो साइकिल बन गई विच इज बॉर्न-हेबर साइकिल। 2 पाथ हो गए हैं, एक पाथ तो ये हो गया इसका, इनका इसमें कन्वर्जन का, और एक पाथ ये हो गया इसका इनमें कन्वर्जन का, विच इज बॉर्न-हेबर साइकिल। इसको हमने नाम दिया बॉर्न-हेबर साइकिल। दो पाथ हो गए, तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ दोनों पाथ का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, इक्वल रहेगा। यानी कि डेल्टा H जो फर्स्ट पाथ का एंथैल्पी चेंज है विच इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सेकेंड पाथ की कंप्लीट एंथैल्पी चेंज के इक्वल हो गया। यानी किसके इक्वल हो गया, डेल्टा H विच इज इक्वल टू प्लस S मीन्स S प्लस IE प्लस D/2 दिस माइनस EA और माइनस U। इससे हम लैटिस एंथैल्पी की कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि एंथैल्पी का जो चेंज आ रहा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। एंथैल्पी का चेंज फर्स्ट पाथ के लिए है और सेकंड पाथ के लिए है। जो एक्सोथर्मिक थी उनके लिए नेगेटिव यूज किया मैंने, यानी केवल वैल्यू पुट करनी है इसमें, और जो पॉजिटिव हैं वो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं। तो इनकी जो वैल्यूज आती है उससे हम लैटिस एंथैल्पी की कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम बात करें इसके लिए तो वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। NaCl की फॉर्मेशन के लिए वैल्यूज क्या क्या है, ये वैल्यूज हैं। सब्लिमेशन एंथैल्पी सोडियम की होती है प्लस में 108.4 किलोजूल पर मोल, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है प्लस में 495.4 किलोजूल पर मोल, एक मोल के लिए है। डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन की 1 मोल के लिए 241.8 किलोजूल पर मोल, हाफ मोल के लिए इसकी हाफ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है 348.5, माइनस में है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे नेगेटिव है क्लोरीन के लिए, वो 1 मोल के लिए, 1 मोल आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए 348.5। और इसके लिए जो एंथैल्पी का चेंज आ रहा है इस प्रोसेस में विच इज -410.9 किलोजूल पर मोल। हमें लेटेस्ट एंथैल्पी इसकी कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला आपके सामने, उसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। इट इज -410.9 किलोजूल पर मोल, 1 मोल के लिए किलोजूल पर मोल में चल रहा है।
sublimation enthalpy is 108.4 प्लस में ionization energy is 495.4 प्लस में dissociation energy डिवाइड बाय 241.8 डिवाइड बाय 2 एंड माइनस में 348.5 और माइनस में यू हमें कैलकुलेट करना है। तो u इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे u विच इज इक्वल टू -410.9 -108.4 -495.4 माइनस में इसका हाफ कर दिया मैंने 120.9 और ये आ गया, ये तीनों माइनस में हो गए, इधर जाके ये आ गया प्लस में 348.5, यानी कि यहाँ पे लेटेस्ट एंथैल्पी आ जाएगी वो माइनस में आ जाएगी क्योंकि माइनस 400, 100, 400, 120 और 348 उसमें से माइनस करना है। ये वैल्यू लगभग आ जाती है माइनस में 787.5 किलोजूल पर मोल, यानी कि NaCl के लिए जो लेटेस्ट एंथैल्पी होती है वो इतनी होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। एक्सोथर्मिक गैस लिए नेगेटिव वैल्यू है, वैल्यूज इसकी हम इस टाइप से लेंगे 787.5 किलोजूल पर मोल। ये होगी किसके लिए? NaCl की फॉर्मेशन। इसी टाइप से फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 का अगर हम बॉर्न हेबर साइकिल बनाना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला अलग आएगा, वो इस टाइप से होगा। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम हमने सॉलिड ले लिया 1 मोल है, प्लस में Cl2 भी हमने सॉलिड ले लिया, सॉरी गैसेस ले लिया 1 मोल है ये भी। इट कन्वर्ट इनटू MgCl2 1 मोल सॉलिड, देन एंथैल्पी चेंजेस डेल्टा एस फॉर दिस प्रोसेस। एक बात ये हो गया। दूसरे बात में मैग्नीशियम को पहले हम मैग्नीशियम सॉलिड में कन्वर्ट, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे। गैस को हमने Mg प्लस में कन्वर्ट किया 1 इलेक्ट्रॉन देकर, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस निकला। Mg प्लस गैसेस आया, फिर Mg+2 गैसेस में बनाया हमने, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर रिलीज हुआ। Cl2 को डिसोसिएट किया हमने, 2Cl में कन्वर्ट किया गैसेस में, डिसोसिएशन एनर्जी दी यहाँ पे। डिसोसिएशन के बाद इन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एक ने और एक ने, एंड इट कन्वर्ट इनटू Cl-, ये भी गैसेस बना। तो ये जो प्रोसेस आई इसमें क्या क्या आ गया? एक तो यहाँ पे आ गई सब्लिमेशन एनर्जी, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया तो प्लस S, कौन सी एनर्जी है? सब्लिमेशन। यहाँ से गैस को Mg प्लस में कन्वर्ट किया तो प्लस में IE फर्स्ट, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, उसके बाद प्लस में IE सेकेंड, दूसरा इलेक्ट्रॉन। बता रखा है मैंने सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट से ज्यादा होगी। इसके केस में डिसोसिएशन एनर्जी प्लस में 1 मोल है तो डिवाइड बाय 2 नहीं कर रहे हम। इसके केस में -EA, 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसने, 1 मोल ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे मोल ने भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, यानी कि 2EA, 2 मोल के लिए ये हो गया। अब इन दोनों को प्लस करके हमने कन्वर्ट किया किसमें? MgCl2 सॉलिड में। ये लो जी, यहाँ पे कन्वर्ट किया, एक एनर्जी रिलीज हुई जिसको हमने नाम दिया लेटेस्ट एंथैल्पी। 1 मोल सॉलिड बनाने के लिए 1 मोल सॉलिड बना रहे हैं विच इज -U, तो इसके लिए ये बन गया बॉर्न हेबर साइकिल। और इसके लिए जो फॉर्मूला आ गया वो ये आ गया कि डेल्टा H, एक बात ये हो गया और एक बात ये हो गया। तो डेल्टा H जो है विच इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम पर मोल, प्लस में IE फर्स्ट ऑफ मैग्नीशियम, प्लस में IE सेकेंड ऑफ मैग्नीशियम, प्लस में डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, और माइनस में 2 ऑफ EA, माइनस में U। इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेंगे लेटेस्ट एंथैल्पी कैलकुलेशन। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए इस टाइप से हम डिजाइन करेंगे बॉन्ड हेबर साइकिल। इसी टाइप से LCl3 के लिए कर सकते हैं। एल्यूमिनियम आएगा तो L+ बनेगा, फिर +2 बनेगा, फिर +3 बनेगा, आयनाइजेशन एनर्जीज यूज होंगी। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो EA फर्स्ट और EA सेकंड होती, यहाँ पे केवल EA है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, 2 मोल के लिए 2EA हो गया, जिसको हमने इसमें पुट कर दिया, उससे हम लेटेस्ट एंथैल्पी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट एंथैल्पी किस चीज पे डिपेंड करती है और उसकी यूजेज और एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ लेटेस्ट एंथैल्पी। 1
नंबर फर्स्ट, अगर लेटिस एंथैल्पी हमें गिवन है तो हम ये बता सकते हैं कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, वही बोर्नहेगर साइकिल से कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बाकी सब चीजें दी हुई हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेकंड, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी हुई हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड इज, अगर कोई आयनिक सॉलिड है, वो आयनिक सॉलिड वाटर में सोल्यूबल है या नहीं, सोल्यूबल कब होगा और कब नहीं होगा, वो भी लेटिस एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। एक और है हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा। दो चीजें हैं कि लेटिस एंथैल्पी है और एक है हाइड्रेशन एंथैल्पी, वाटर के लिए होती है। जिन क्रिस्टल्स के लिए लेटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है, ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, इनसोल्यूबल इन वाटर। और जिनके लिए लेटिस एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, वाटर सोल्यूबल होते हैं। और जिनकी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है लेटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। लेटिस एंथैल्पी is approximately equal to hydration enthalpy और sparingly soluble in water, कम soluble होते हैं। वाटर के अंदर वो कम soluble होते हैं। 1 2 3 एंड फोर्थ पे उन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेटिस एंथैल्पी में, जिन कंपाउंड्स के लिए फॉर्मेशन होनी है या नहीं होनी। फॉर एग्जांपल, या फिर मैं ये बता रहा हूं कि डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन का जो डिटर्मिनेशन है वो भी हम लेटिस एंथैल्पी से ही कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको दिया गया कि एक तो NaCl है और एक NaCl2 बनना है, दोनों ही आयनिक क्रिस्टल सपोज करो, तो NaCl की जो फॉर्मेशन होगी उसके लिए जो लेटिस एंथैल्पी की वैल्यू आती है वो अभी हमने बता दी कि इसके लिए लेटिस एंथैल्पी आती है NaCl के लिए, वो माइनस में 788 किलोजूल पर मोल होती है। लेकिन अगर इसके लिए हम लेटिस एंथैल्पी की कैलकुलेशन करें तो इसके लिए जो लेटिस एंथैल्पी आती है वो प्लस में 2240 किलोजूल पर मोल होती है। यानी ये प्रोसेस तो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, और ये प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक। और अगर ये एंडोथर्मिक है तो मैंने आपको बता रखा है कि जब लेटिस एंथैल्पी एंडोथर्मिक होगी तो आयनिक क्रिस्टल नहीं बनेगा, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल की फॉर्मेशन के लिए 3 कंडीशन है कि जो मेटल है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, और जो क्रिस्टल फॉर्मेट होता है उसके लिए लेटिस एंथैल्पी मोर नेगेटिव होनी चाहिए। मोर नेगेटिव होगी तो वो आयनिक सॉलिड बनेगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसकी तो आयनिक सॉलिड फॉर्मेट नहीं होगा। यानी कि जिस आयनिक सॉलिड की फॉर्मेशन के लिए लेटिस एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है वो फॉर्मेट नहीं होगा। यानी कि आयनिक सॉलिड थ्योरेटिकली कैलकुलेट की गई है विच हैव मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ लेटिस एंथैल्पी is easily formed, but the crystals of solid which have positive value of lattice enthalpy is not found
यानी NaCl2 is not formed, but NaCl is easily formed. NaCl बन जाता है लेकिन NaCl2 नहीं बनेगा. फिफ्थ, stability of metallic oxides, hydroxides and chlorides or halides are explained by lattice enthalpy. जिसकी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. The ionic solid which have greater value of lattice enthalpy is more stable. उसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है. ये थी एप्लीकेशंस ऑफ लैटिस एंथैल्पी. इसके बाद हम ले रहे हैं आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर किस टाइप से डेवलप होते हैं. किसी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर की डेवलपमेंट कैसे होती है वो नेक्स्ट लेक्चर में बना रहा हूँ. विच आर फाजान्स रूल और आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है और क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती है वो नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.